नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी कुशल होंगे। आपका स्वागत है पाश्चात्य राजनीतिक विचारक की सीरीज में वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। और आज के जो हमारे थिंकर रहने वाले हैं वो है जेस मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल, जिनका जन्म 1806 में होता है और 1873 में फ्रांस में इनकी मृत्यु हो जाती है। ये मुख्य रूप से यूटिलिटेरियनिज्म की जो अवधारणा है, जो विचारधारा है, उसमें परिवर्तन के रूप में इनको याद किया जाता है। इन्होंने वुमेन्स, महिलाओं के विषय में जो सबसे प्रथम विचार रखे, उनके अधिकारों की बात की, उनके शिक्षा के अधिकारों की बात की, उनके पॉलिटिकल राजनीतिक अधिकारों की बात की, उस विषय में भी इनको काफ़ी याद किया जाता है। ये रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को भी काफ़ी बढ़ावा देते हैं। और जब हम पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ेंगे तो उसमें जेस मिल को हम जानते हैं, इन्होंने नेगेटिव लिबरलिज्म से पॉजिटिव लिबरलिज्म की तरफ रुख किया था। इनको ब्रिज के रूप में भी जाना जाता है, जहाँ पर ये इस बात को आगे रखते हैं कि केवल स्टेट का ये रोल नहीं है कि वो सुरक्षा प्रोवाइड कराए, उसका ये भी रोल है कि अगर कुछ अनुचित होता दिखता है उसे समाज में, वो उसको भी दूर करे। पॉजिटिव लिबरलिज्म की तरफ भी वो आगे बढ़ते हैं। तो चलिए एक एक करके हम सारे एस्पेक्ट्स को जान लेते हैं जेस मिल की फिलोसफी के। इससे पहले हम इनकी फिलोसफी को जाने, हम इनके जीवन के बारे में पढ़ेंगे, इनके जीवन में घटनाओं के बारे में पढ़ेंगे जिनके कारण इनके विचारों को आकार मिला। ये हमारा यूजीसी पॉलिटिकल साइंस का बैच चल रहा है, आप इसको देख सकते हैं ऐप पर जाकर। यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए एनवायरनमेंट की क्लासेस कंप्लीट हो चुकी है, अभी टीचिंग एप्टीट्यूड को पढ़ रहे हैं हम। और ये मैं हूँ शिवम सिंह, मेरा जीआरएफ क्वालिफाइड है पॉलिटिकल साइंस से। जेएस मिल की फिलोसफी को जानने से पहले जेएस मिल किस प्रकार से विचार रखते हैं यूटिलिटेरियनिज्म के ऊपर, लिबर्टी के ऊपर, स्वतंत्रता के ऊपर और वुमेन्स के ऊपर, वुमेन इमेंसिपेशन के ऊपर विचार रखते हैं, उन सभी को पढ़ने से पहले हम इनके जीवन के बारे में देख लेते हैं। कहाँ पर इनका जन्म होता है, कौन कौन सी मुख्य घटनाएं हैं जिनसे इनका जीवन काफ़ी अधिक रूप से प्रभावित रहता है। तो इनका जन्म होता है लंदन में 1806 में। इनके फादर जेम्स मिल, जो कि मित्र थे, जो कि स्टूडेंट भी थे जेरेमी बेंथम के। जेरेमी बेंथम जो अपनी उपयोगितावाद विचारधारा के लिए काफ़ी जाने जाते हैं, यूटिलिटेरियनिज्म के लिए काफ़ी जाने जाते हैं। तो जेम्स मिल चाहते थे कि जो उनका बेटा होगा जेएस मिल, वो जेरेमी बेंथम जैसा बने, वो यूटिलिटेरियनिज्म को आगे बढ़ाए, यूटिलिटेरियनिज्म उपयोगितावाद को अपने चरम पर लेकर जाए। इसलिए वो शुरू से ही काफ़ी उनकी शिक्षा पर ध्यान देते थे। उन्होंने काफ़ी ध्यान दिया, जिस प्रकार से हम देखते हैं अपने स्कूल कॉलेज में कि टॉपर को किस प्रकार से उसके घर के लोग ट्रीट करते हैं। शुरू से उसको काफ़ी अच्छी तरह से पढ़ाते हैं, काफ़ी ज्ञान देते हैं, ट्यूशन लगा कर रखते हैं। तो ऐसा ही कुछ जेम्स मिल ने किया अपने बच्चे के लिए, अपने लड़के के लिए, जेम्स मिल के लिए। उन्होंने 3 साल की उम्र में उनको ग्रीक सिखा दी, 8 साल की उम्र तक उन्होंने लैटिन सीख ली, और 11 साल की उम्र में वो प्लेटो, एरिस्टोटल, एडम स्मिथ के जो ग्रंथ हैं, डेविड रिकार्डो की जो थ्योरीज हैं, उनको पढ़ रहे थे। अब देखो ये वो उम्र है जिसमें जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो बच्चे होते हैं, वो बेसिक मैथ भी परफॉर्म नहीं कर पाते, और इस उम्र में ये एरिस्टोटल, प्लेटो के ग्रंथों को पढ़ रहे थे। तो स्वाभाविक सी बात है कि हाँ, ये पहले से ही काफ़ी मेधावी छात्र रहे थे अपने समय में। और हर दिन इनके पिता इनके साथ संवाद किया करते थे, डिबेट्स किया करते थे अलग अलग मुद्दों पर, राजनीतिक मुद्दों पर, आर्थिक मुद्दों पर, सामाजिक मुद्दों पर, जिससे इनका जो क्रिटिकल थिंकिंग है जेएस मिल की, वो बढ़े और ये काफ़ी बुद्धिमान बनते चले जाएं। और आगे हुआ भी यही, वो जेरेमी बेंथम से काफ़ी प्रभावित हुए। शुरुआत में जेरेमी बेंथम का जो यूटिलिटेरियनिज्म था, उपयोगितावाद था, जिनको ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट पीपल भी कहते हैं, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस प्रिंसिपल, तो उससे काफ़ी प्रभावित थे। लेकिन बाद में जाकर जो बड़े होते हैं तो उसमें कुछ खामियां पाते हैं कि जो आपको उपयोगितावाद है उसमें कुछ खामियां हैं, तो उसको दूर करने की कोशिश जेस मिल करते हैं, जहाँ पर वो इंडिविजुअल लिबर्टी को, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को आगे रखते हैं। यूटिलिटेरियनिज्म में गुणवत्ता को भी वो इंट्रोड्यूस करते हैं, जिसको हम आगे देखेंगे। अब इतना मेधावी होने के बावजूद भी इनके जीवन में समस्याएं आनी शुरू हो जाती हैं। वो समस्याएं क्या?
20 साल की उम्र में 1826 में इनको मानसिक रूप से समस्या आनी शुरू हो जाती है। कैसी समस्याएं? अब ये बुद्धिमान तो काफ़ी हो गए थे, लेकिन ये भावनात्मक रूप से काफ़ी टूटते जा रहे थे। इनको कभी लग भी नहीं रहा था कि मैं कभी शायद किसी से कनेक्ट कर भी पाऊंगा या नहीं। ये प्रेम जैसी चीज़ें होती क्या हैं? क्या केवल रीजनिंग, बुद्धि के बल पर ही जीवन चलाया जाता है, या फिर भावनात्मक रूप से भी कुछ चीज़ें होती हैं? क्योंकि बुद्धि के रूप से तो काफ़ी विकसित हो चुके थे, लेकिन इन्हें सामाजिक रूप से, समाज में उठना बैठना, प्रेम प्रसंग, इन सभी से काफ़ी दूर थे ये। और इसी कारण से उनको काफ़ी मेंटल प्रेशर भी झेलना पड़ा, काफ़ी दबाव झेलना पड़ा कि ये मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या मैं जीवन को सही दिशा में लेकर जा रहा हूँ, क्या इंटेलेक्चुअल जीवन जो है हमारा ये एक संपूर्ण जीवन है, या फिर इसमें भावनात्मक परिप्रेक्ष्य भी आना चाहिए। तो इन सब चीज़ों से रिकवर करने के लिए थोड़ा रोमांटिक पोइट्री भी पढ़ते हैं, और रोमांटिक पोइट्री पढ़ते हैं और अपने आप को करेक्ट करने की कोशिश करते हैं। और वो करेक्ट कब होते हैं? जब इनके जीवन में एक महिला आती है, टेलर, हैरियट टेलर। इनसे इनका प्रेम प्रसंग चलता है। और मैं आपको बता दूं, जो टेलर जो महिला थी, ये पहले से विवाहित थी, तो इसलिए इनका विवाह नहीं हो पाता है। बाद में जाकर 1830 में इनकी मुलाकात होती है, लेकिन इनकी शादी 1851 में होती है, जब टेलर के जो पति थे वो उनकी मृत्यु हो जाती है। तब जाकर जेएस मिल को मौका मिलता है इनसे शादी करने का। तो 20 साल तक ये इनके ख्यालों में ही खोए हुए रहते हैं, और इनके जो ख्यालों में खोए हुए रहते हैं उनका इनके विचारधारा पर भी काफ़ी प्रभाव पड़ता है। जब ये महिलाओं की शिक्षा की बातें करते हैं, महिलाओं को ये मान कर चलते हैं कि इनमें भी पुरुषों के समान बुद्धि होती है, पुरुषों के समान तर्क होता है। आज के समय ये कहना काफ़ी आम है, लेकिन ये वो समय है जब मैरी वोllस्टोनक्राफ्ट अभी अभी मृत्यु को प्राप्त हुई है, अभी अभी गई है, ये सारे विचार रखकर। इसको कोई अभी मान नहीं रहा है। जेएस मिल भी ये सारे विचार रख रहे हैं, लीगल रूप से विचार रख रहे हैं, एमपी भी रहे हैं अपने समय में, विचार रख रहे हैं, लेकिन कोई मान नहीं रहा है इनकी बात। सब हंस रहे हैं कि ये क्या कह रहे हो तुम, कि वुमेन इक्वल रहेगी, हमारे वुमेन हमारे साथ पार्लियामेंट में बैठेगी, इसको वोटिंग का अधिकार होगा, ऐसा नहीं होगा। तो ऐसे विचार उस समय प्रचलित थे। तो वुमेन के रिगार्डिंग जो पॉजिटिव विचार थे इनके, जो सकारात्मक विचार थे, वो टेलर के ही देन थे। ऑन लिबर्टी जो इनकी फेमस बुक है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछी जाती है, उसका जो डेडिकेशन है वो टेलर के नाम पर ही है। लेटर लाइफ, बाद में वो ईस्ट इंडिया कंपनी में भी काम करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म लाते हैं वहाँ पर। और आगे जाके जब टेलर की मृत्यु हो जाती है 1858 में, उसके बाद वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाते हैं, जहाँ पर वो महिलाओं के अधिकारों की बात करते हैं। महिलाओं को वोटिंग राइट्स मिलने चाहिए, मतदाता का अधिकार मिलना चाहिए, मतदान का अधिकार मिलना चाहिए, ऐसी बातें भी करते हैं। लेबर राइट्स की बात करते हैं और आयरिश लैंड रिफॉर्म्स की बातें करते हैं। आगे फिर इनकी मृत्यु 1873 में हो जाती है, फ्रांस में इनकी मृत्यु होती है, और टेलर की यादों में रहते हुए इनकी मृत्यु हो जाती है। एक प्रकार से जीवन पर्यंत आशिक बनकर रह जाते हैं। इनकी लेगेसी की अगर बात करें तो लिबरल थिंकर के रूप में इन्हें जाना जाता है। आगे हम देखेंगे किस प्रकार से ये ब्रिज का काम करते हैं, पुल का काम करते हैं, नकारात्मक स्वतंत्रता से सकारात्मक स्वतंत्रता की तरफ हमें लेकर जाते हैं। शुरू तो करते हैं निगेटिव लिबर्टी से, कहते हैं कि स्टेट को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। फिर धीरे धीरे इस बात पर भी आ जाते हैं कि हाँ, किन किन मुद्दों पर इंटरफेयर कर सकता है स्टेट, किन किन मुद्दों पर हस्तक्षेप कर सकता है राज्य। और इस प्रकार से गेटवे प्रोवाइड करा देते हैं राज्य को इंडिविजुअल की लाइफ में एंटर करने का। डेमोक्रेसी के बारे में विचार रखते हैं, जेंडर इक्वलिटी के बारे में विचार रखते हैं। इन सभी विचारों को आज हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इनके उपयोगितावाद, यूटिलिटेरियनिज्म के संबंधित विचारों को। वो आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है कि सर, क्या यूटिलिटेरियनिज्म का विचार जेएस मिल ने दिया था? तो ऐसा नहीं था, वो थे जेरेमी बेंथम, जिन्होंने सबसे पहले यूटिलिटेरियनिज्म का विचार वेस्टर्न फिलोसफी में, पश्चिमी सभ्यता में दिया था। भारत की अगर बात करें तो भारत में तो हजारों साल पहले ही जो विचारक हुए थे, जिसे हम चारवाक कहते हैं, वो ऐसा विचार रख देते हैं जहाँ पर वो इस प्रकार से कहते हैं कि जब तक आप जी रहे हो तब तक क्या कीजिए, ऋण लीजिए और घी पीजिए, ठीक है, घी को खाइए। तो क्या है ये कि मस्त अपना जीवन व्यतीत कीजिए, किसी बात की टेंशन मत लीजिए, इस प्रकार से वो कहते हैं। एक श्लोक भी कहते हैं वो। तो वो कौन थे? चारवाक, जो यूटिलिटेरियनिज्म की बात करते हैं।
तो जो हम यहाँ पर यूटिलिटेरियनिज्म की बात हो रही है, जिसको हम जेरेमी बेंथम से एसोसिएट कर रहे हैं, वो क्या है, पश्चिमी सभ्यता में है, वेस्टर्न कंट्रीज में है। तो जेरेमी बेंथम बात करते हैं किस चीज की, यूटिलिटेरियनिज्म की। जेरेमी बेंथम ये क्या कहते हैं, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट पीपल। ये कहते हैं सार्थकता इसी बात में है कि अगर मेजोरिटी समाज में, जो मेजोरिटी के जो लोग हैं, अगर उनके हित साधे जा रहे हैं तो वही सही है और वही होना चाहिए। मेजोरिटी अगर परेशान, माइनॉरिटी अगर परेशान है तो उसको नकार देना चाहिए। जिस कार्य में अधिकतर लोगों का सुख हो, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय हो, उसी कार्य को करना चाहिए। तो ऐसे में आप देख पा रहे हो कि हाँ, तो माइनॉरिटी को तो नकार दिया जा रहा है ना, माइनॉरिटी को तो कोई बात की नहीं जा रही, केवल मेजोरिटी को ही देखा जा रहा है। तो इस प्रकार की बातें जेरेमी बेंथम किया करते थे। शुरुआत में जेएस मिल मानते हैं जेरेमी बेंथम के विचारों को, यूटिलिटेरियनिज्म को, लेकिन बाद में उन्हें समझ में आता है कि नहीं, इन विचारों में काफ़ी खोट है, इन विचारों में कुछ कमी रह गई है, जिसको खुद पूरा करने की कोशिश करते हैं। हालांकि क्रिटिक्स जो है, आलोचक जो है, इनके विचारों में भी कमियां निकाल देते हैं। तो जेएस मिल क्या कहते हैं, तो सबसे पहले बात आती है ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस प्रिंसिपल की, जो जेरेमी बेंथम देते हैं। एक्शन आर राइट इफ दे प्रमोट ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर। ये जेरेमी बेंथम कहते हैं कि कोई भी एक्शन वो जस्टिफाइड है, वो सही है, उसकी उपयोगिता है, कब, जब वो अधिकतर लोगों के सुख को प्रमोट कर रहा हो, अधिकतर लोगों के अधिकतर सुख को प्रमोट कर रहा हो। तो ये क्या है, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस प्रिंसिपल है, और यही सही होगा। अगर वो अधिकतर लोगों के अधिकतर सुख को बनाकर नहीं रख रहा है तो वो कार्य सही नहीं होगा। हैप्पीनेस डिफाइंड प्लेजर एंड एब्सेंस ऑफ पेन। कहते हैं सुख क्या होगा, प्लेजर का होना और दुख का ना होना ही हैप्पीनेस है। जब हम बात करते हैं जेरेमी बेंथम की, तो जेरेमी बेंथम हैप्पीनेस को, प्लेजर को संज्ञात्मक रूप में देखते हैं, क्वांटिटेटिव रूप में देखते हैं, कि जितना ज़्यादा प्लेजर होगा उतना ही वो एक्शन सही होगा। लेकिन वो गुणवत्ता नहीं देखते हैं, वो उसकी क्वालिटी नहीं देखते हैं। वो सभी प्लेजर को, सभी पेन को इक्वल ही मानते हैं। केवल बात किसी करते हैं क्वांटिटी की, क्वालिटी की नहीं। लेकिन जेएस मिल आते हैं, वो कहते हैं कि आप केवल क्वांटिटी पर ध्यान दे रहे हो, संख्यात्मकता पर ध्यान दे रहे हो दुख के और सुख के, जबकि दुख और सुख गुणवत्ता पर आधारित होता है, क्वालिटेटिव होता है। कुछ दुख अधिक दुखदायी होते हैं, कुछ दुख कम दुखदायी होते हैं, कुछ सुख अच्छे सुख होते हैं, ज़्यादा बेहतर होते हैं, कुछ सुख कम बेहतर होते हैं। ऐसी बातें जेएस मिल आगे रखते हैं। वो बात रखते हैं हायर और लोअर प्लेजर की। जेएस मिल कहते हैं कि कुछ प्लेजर ऐसे होते हैं जो कि हायर सेल्फ को सुपीरियर होते हैं, और कुछ प्लेजर ऐसे होते हैं जो तो इन्फीरियर होते हैं। जैसे वो बात करते हैं हायर प्लेजर की, जैसे इंटेलेक्चुअल, मोरल प्लेजर। जैसे अगर हम मानसिक रूप से कुछ कार्य करते हैं तो उसमें हमें ज़्यादा आनंद आता है, ज़्यादा सुख मिलता है, और ये जो सुख है इसकी गुणवत्ता क्या है, ये अधिक है, ये सुपीरियर है, ये उच्चतर सुख है। मोरल नैतिक कार्य हम करते हैं वो क्या है, सुपीरियर है, सुपीरियर प्लेजर है। जैसे आर्ट का कार्य करते हैं, फिलोसफी का, फिर पर्सनल डेवलपमेंट का। वहीं दूसरी ओर वे कहते हैं लोअर प्लेजर के बारे में, कि निम्न स्तर का जो सुख है, निम्न स्तर का जो प्लेजर है, जैसे बॉडी प्लेजर। जैसे ये कुछ ऐसा है कि आप शादी ब्याह में जाते हो, आप वहाँ पर रसगुल्ला खाते हो, तो अब क्या है, रसगुल्ला खाने से आपको फिजिकल प्लेजर मिल रहा है, आपको आनंद आ रहा है, आपकी जीवा को आनंद आ रहा है, लेकिन क्या वो लॉन्ग टर्म में आपके लिए सही है, तो सही नहीं है, आपके स्वास्थ्य को खराब करेगा। तो आपको आनंद तो आ रहा है लेकिन वो आनंद सही नहीं है, ज़्यादा समय तक नहीं टिकेगा। तो निम्न स्तर का प्लेजर है, जैसे खाने में जो हमें प्लेजर आता है, फिजिकल कंफर्ट में जो हमें प्लेजर आता है, आनंद आता है, ये सब क्या है, जेएस मिल कहते हैं कि ये निम्न स्तर का प्लेजर है, और हमें ध्यान देना चाहिए हायर सेल्फ पर, सुपीरियर प्लेजर पर, क्वालिटेटिव प्लेजर पर, क्वांटिटेटिव पर नहीं। इसलिए वो क्वालिटी को क्वांटिटी से ऊपर रखते हैं। कहते हैं हायर प्लेजर आर सुपीरियर इवन इफ दे ब्रिंग लेस इमीडिएट सेटिस्फेक्शन। कहते हैं जो हायर प्लेजर है हमारे, जो आर्ट से आते हैं, जो मानसिक कार्यों करने से आते हैं,
वो अच्छे हैं, वो ज़्यादा बेहतर हैं बजाय इसके कि जो फिजिकल प्लेजर है हमारा। इसलिए वो कहते भी हैं इट इज़ बेटर टू बी ह्यूमन बीइंग डिससेटिस्फाइड देन अ पिग सेटिस्फाइड। मतलब इंसान के रूप में असंतुष्ट होना बेहतर है रेदर देन एक पिग के रूप में आप संतुष्ट हो जाओ। पिग किस में संतुष्ट होता है? कचरे में संतुष्ट होता है, लेकिन इंसान बेहतर कार्य कर कर। इसके साथ साथ एक स्टेटमेंट भी आती है इट इज बेटर टू बी सोक्रेटिस डिससेटिस्फाइड रेदर देन अ फूल सेटिस्फाइड। मतलब आप सोक्रेटिस होकर डिससेटिस्फाई होना आपका ज़्यादा बेहतर है, बुद्धिजीवी होकर सेटिस्फाई होना ज़्यादा बेहतर है फूल होकर सेटिस्फाई होने से। तो इस प्रकार के विचार यूटिलिटेरियनिज्म के ऊपर जेस मिल रखते हैं, जहां पर वो रिफाइन करते हैं जेरेमी बेंथम के यूटिलिटेरियनिज्म को, उपयोगितावाद को। आगे विचार आते हैं जेस मिल के लिबर्टी और इंडिविजुअलिटी के ऊपर। देखिए, जिस समय जेस मिल का जीवन चल रहा था, ये वो समय था जब जॉन लॉक नेचुरल राइट्स की फिलोसफी को देकर जा चुके हैं, राइट टू लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी के बारे में बोलकर जा चुके हैं। ठीक है, जहां पर एडम स्मिथ इकोनॉमी के बारे में बोलकर जा चुके हैं, जहां पर निगेटिव लिबर्टी की बात हो रही है। जॉन लॉक जिस लिबर्टी की बात कर रहे हैं वो कौन सी लिबर्टी है? वो नेगेटिव लिबर्टी तो है, जहां पर वो कह रहा है कि कम से कम राज्य का इंटरफेरेंस होना चाहिए, कम से कम राज्य हस्तक्षेप करे और मार्केट में कोई भी इंटरफेरेंस ना करे, अर्थव्यवस्था में कोई भी इंटरफेरेंस ना हो राज्य की। उसका कार्य क्या हो? उसका कार्य केवल ये हो कि वो सुरक्षा को देखे, कोई किसी की संपत्ति को न छीन ले, कोई किसी की स्वतंत्रता और जीवन को न छीन ले। इस चीज को देखना ही राज्य का कर्तव्य है और इसके अलावा राज्य कुछ ना करे। शुरुआत में जेएस मिल इन बातों को मानते हैं, कहते हैं कि हाँ, राज्य को कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए। राज्य को जो कार्य दिए हैं, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति को सुरक्षित रखने कार्य केवल यही करने चाहिए, इसके अलावा राज्य को आगे बढ़ना नहीं चाहिए। मनुष्य जो है वो कैपेबल है सही गलत जानने के लिए, वो रैशनल है, वो तार्किक है। ऐसी बातें जेएस मिल भी शुरू में करते हैं, लेकिन अब क्या है, यहाँ से इनका चिंतन इवोल्व होना शुरू हो जाता है, थिंकिंग इवोल्व होनी शुरू हो जाती है। अब यहाँ पर ये सोचते हैं कि हर बार तो ऐसा नहीं होता कि हमारी पूरी स्वतंत्रता सही हो, वो दूसरों को नुकसान पहुंचा सकती है। मेरा सड़क पर अधिक गति से वाहन चलाना दूसरों के लिए घातक बन सकता है, तो अब दूसरों के लिए घातक बनेगा तो दूसरे का जीवन संकट में आ जाएगा। तो अब दूसरों का जीवन संकट में आ गए तो फिर उसके अधिकारों की, उसके प्राकृतिक अधिकारों की हनन हो गया, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो ऐसे में जेएस मिल आगे रखते हैं दो प्रकार के एक्शंस को। कौन कौन से एक्शन? पहला है सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन, सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन। और दूसरा क्या रखते हैं आगे? दूसरा एक्शन रखते हैं अदर रिगार्डिंग एक्शन। और इसके थ्रू समझाने की कोशिश करते हैं लिबर्टी को। तो सबसे पहले क्या कहते हैं वो? सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन। इसमें क्या कहते हैं? इसमें कहते हैं कि एक व्यक्ति के ऐसे कार्य जिससे किसी और के जीवन पर कोई प्रभाव ना पड़े, केवल उसी के जीवन पर प्रभाव पड़े। जब तक उसके जीवन पर ही प्रभाव पड़ रहा है तो वो कुछ भी कर सकता है अपने जीवन के साथ, कुछ भी। आप जीना चाहे जिए, मरना चाहे मर जाइए, कुछ भी कीजिए, लेकिन जब बात आती है दूसरे व्यक्ति की, तो आपका जो कार्य है दूसरे व्यक्ति को अफेक्ट नहीं करना चाहिए। अदर रिगार्डिंग एक्शन की बात करें, ये ऐसे कार्य होते हैं व्यक्ति के जिसमें उसके कार्यों से दूसरों की स्वतंत्रता, दूसरों का जीवन और दूसरों की संपत्ति पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो ऐसे में जेएस मिल कहते हैं कि जो सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन है आपके, जहां पर किसी और व्यक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, उसमें आप कुछ भी करिए, लेकिन जहां पर बात आती है अदर रिगार्डिंग एक्शन की, तो वहां पर आपको लिमिट होना पड़ेगा। आपको वहां तक कि आप अपने पैर फैला सकते हो जहां पर दूसरों को तकलीफ ना हो। एग्जाम्पल ले, जेएस मिल कहते हैं कि आप ड्रिंक कर सकते हो, जितनी चाहे ड्रिंक कर सकते हो, आप घर पर बैठकर ड्रिंक कर सकते हो, इसमें किसी को नुकसान नहीं हो रहा है। लेकिन अगर आप ड्रिंक करके बाहर जाओगे तो आप दूसरों को नुकसान पहुंचा सकते हो, तो आप ड्रिंक कर कर बाहर नहीं जा सकते। ठीक है, तो ये हो गए हमारे सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन और अदर रिगार्डिंग एक्शन। अब यहां पर आगे क्या कहते हैं जेएस मिल?
जेसमिल कहते हैं कि जो आपका सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन है और अदर रिगार्डिंग एक्शन है, तो इसमें तो आप कुछ भी कीजिए, इसमें स्टेट कुछ नहीं कहेगा आपको सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन में। लेकिन जब बात आती है अदर रिगार्डिंग एक्शन की, जहां पर दूसरों की स्वतंत्रता, दूसरों की संपत्ति, दूसरों का जीवन पर आप प्रभाव डाल सकते हो, खतरा बन सकते हो, तो वहां पर क्या होगा, वहां पर राज्य आ जाएगा, वहां पर स्टेट आ जाएगा, जो कि आपको ये कार्य करने से रोकेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जेसमिल क्या करते हैं, राज्य को एक रास्ता दिखा देते हैं कि किस प्रकार से वो एक व्यक्ति की स्वतंत्रता में इंटरफेयर कर सकता है, हस्तक्षेप कर सकता है। अब यहां पर क्या होगा, जेसमिल कहते हैं जो कार्य, जिन कार्यों में एक व्यक्ति के जो कार्य है, एक व्यक्ति के जो एक्शन है वो दूसरे व्यक्ति को प्रभावित कर रहे हैं, वहां पर राज्य कानून बना सकता है। कैसे कानून, कि ऐसे कानून कि वो दूसरों व्यक्ति पर उसका प्रभाव नकारात्मक ना पड़े। ठीक है, जैसे सरकार, जैसे राज्य क्या करता है, रोड पर 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड सेट कर देता है। क्यों, ये कुछ ऐसा है कि अगर आप इससे ऊपर जाओगे तो क्या होगा, आपकी जो गाड़ी है वो अनियंत्रित हो जाएगी और दूसरों को जाकर एक्सीडेंट कर सकती है। तो ऐसे में क्या होगा, जो दूसरा होगा, जो शायद रास्ते पर चल रहा है या फिर गाड़ी में आ रहा है, उसका जो जीवन का अधिकार है वो छिन जाएगा अगर उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ऐसे में राज्य कानून बनाता है कि आप अगर 60 से ऊपर जाओगे तो आपकी पेनल्टी होगी, इससे अधिक आपको स्वतंत्रता नहीं है। तो जेसमिल जब बात करते हैं राज्य के हस्तक्षेप की, तो वो अदर रिगार्डिंग एक्शन में करते हैं और इस प्रकार से एक रास्ता खोल देते हैं जहां पर राज्य व्यक्ति की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप कर सकता है और इतिहास को नकारात्मक स्वतंत्रता से सकारात्मक स्वतंत्रता की तरफ लेकर जाते हैं, और इसलिए इन्हें ब्रिज भी कहा जाता है, पॉजिटिव और निगेटिव लिबरलिज्म के बीच का। तो आइए जान लेते हैं विस्तार में ये क्या है। तो सबसे पहले जेसमिल स्वीकारते हैं कि हाँ, लिबर्टी होनी चाहिए, स्वतंत्रता सभी को होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि राज्य स्वतंत्रता छीन ले। स्वतंत्रता जो है सोशल नीड है, सामाजिक आवश्यकता है, ये व्यक्ति के विकास के लिए, सामाजिक विकास के लिए काफी महत्वपूर्ण है। और पीपल शुड बी फ्री टू परस्यू देयर ओन गुड इन देयर ओन वे एज लॉन्ग एज दे डू नॉट हार्म अदर्स। वो कब तक, वो अपने कार्य जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, कब तक, जब तक वो दूसरों को नुकसान ना पहुंचा दे। और यहीं पर इनका क्या आ जाता है, हार्म प्रिंसिपल आ जाता है, जिसको हम आगे देखेंगे, जहां पर वो कहते हैं सेल्फ रिगार्डिंग और अदर रिगार्डिंग एक्शंस के बारे में। जैसे कोटेशन भी देते हैं, द ओनली फ्रीडम विच डिजर्व्स द नेम इज दैट परस्यूइंग आवर ओन गुड इन आवर ओन वे। वही स्वतंत्रता है जो हमें आज्ञा देती है इस बात की कि हम अपने हितों को खुद से ही साध सकें। अब बात आती है हार्म प्रिंसिपल की। जो मैंने अब तक आपको बताया कि सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन है, वो अदर रिगार्डिंग एक्शन है, वो हमारा हार्म प्रिंसिपल में आता है, जो कहता है कि अगर आपकी स्वतंत्रता किसी को और को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दे, हार्म पहुंचाना शुरू कर दे, हार्म करना शुरू कर दे, तो वहां पर राज्य हस्तक्षेप करने के लिए आ सकता है, दूसरों को बचाने के लिए। अ स्टेट और सोसाइटी कैन इंटरफेयर ओनली टू प्रिवेंट हार्म टू अदर, नॉट टू एनफोर्स। केवल जब आपकी स्वतंत्रता दूसरों की स्वतंत्रता को नुकसान पहुंचाए तभी राज्य बीच में आ सकता है, लेजिटिमेट रिस्ट्रिक्शंस लगाने के लिए, जिससे आपकी जो स्वतंत्रता है उससे समाज में वॉयलेंस ना हो, हिंसा ना हो, चोरी डकैती ना हो। अब आप अगर ये बोलने लग जाओ कि मेरी स्वतंत्रता है, मैं कुछ भी करूं, मैं चोरी भी कर सकता हूं, मैं धोखाधड़ी भी कर सकता हूं, मैं हिंसा भी कर सकता हूं, तो ऐसे में राज्य बोलेगा, ऐसे में जेएसमिल राज्य को बीच में लाकर खड़ा कर देते हैं और कहते हैं कि नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि राज्य ने केवल आपके स्वतंत्रता, संपत्ति और जीवन को प्रोटेक्ट करने की संकल्प नहीं लिया है, वो सभी के लिए संकल्प लिया है। तो अगर आप कुछ ऐसा कार्य करते हो जिससे दूसरों का जीवन, संपत्ति और स्वतंत्रता को नुकसान पहुंचता है, खतरा पहुंचता है, तो वहां पर मैं आप ऐसा होने नहीं दूंगा, ऐसा राज्य होने नहीं देगा। तो लेजिटिमेट रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है हिंसा को रोकने के लिए, चोरी डकैती को रोकने के लिए, धोखाधड़ी रोकने के लिए, और जो वल्नरेबल पीपल हैं उनको बचाए रखने के लिए। अब कहाँ पर जस्टिफिएबल नहीं होगा, कहाँ पर न्यायपूर्ण नहीं होगा ये हस्तक्षेप राज्य का, तो ये कहाँ नहीं होगा, ये कहाँ होगा, रिस्ट्रिक्टिंग पर्सनल लाइफ चॉइसेस। मतलब अगर वो व्यक्तिगत जो उसकी किसी चीज़ को चुनने की क्षमता है, चॉइसेस है उसकी, अगर उस पर इंटरफेयर करता है तो वो गलत होगा, वहाँ पर जस्टिफिएबल नहीं होगा और न्याय संगत नहीं होगा। इससे सभी के पास स्वतंत्रता है, वो कौन से धर्म में जाना चाहता है, क्या बोलना चाहता है,
अनलेस और अनटिल वो दूसरों को नुकसान ना पहुंचाए। द ओनली पर्पज फॉर विच पावर कैन बी राइटफुली एक्सरसाइज ओवर एनी मेंबर ऑफ द सिविलाइज्ड कम्युनिटी अगेंस्ट हिज विल इज टू प्रिवेंट हार्म टू अदर। एकमात्र उद्देश्य, एकमात्र पर्पस, ये जो शक्ति दी गई है राज्य को रोकने की, कानून को लगाने की, केवल एकमात्र पर्पस इसका ये है कि अगर किसी मेंबर, कोई भी अगर मेंबर है, वो ऐसा कार्य करता है जो कि समाज के लिए, जो कि दूसरों को नुकसान पहुंचा रहा है, ऐसे कार्य करता है, तभी जाकर उसकी जो विल है, उसकी जो स्वतंत्रता है, उसके खिलाफ जाकर वो उस पर कार्य कर सकता है, उस पर एक्शन ले सकता है। राइट। फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन को प्रमोट करते हैं काफी। अब जिस प्रकार से जेरेमी बेंथम यूटिलिटेरियनिज्म में कहते हैं ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट पीपल, मतलब बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, अगर अधिकतर लोग खुश हैं तो वही सही है। लेकिन यहाँ पर जेएस मिल आकर कहते हैं कि आपने अधिकतर लोगों की तो बात कर ली, लेकिन जो माइनॉरिटी में लोग रह गए उनका क्या, उनकी स्वतंत्रता, संपत्ति और जीवन का क्या। तो ऐसे में जेरेमी बेंथम के विचार कहते हैं कि उनको जाने दो, हम अधिकतर लोगों के लिए कुछ लोगों को जाने दे सकते हैं, उनका बलिदान, उनका त्याग कर सकते हैं। ये कुछ ऐसा है कि अगर वॉयलेंस, अगर हिंसा रोकनी है तो किसी एक व्यक्ति को पनिश कर दो, एक व्यक्ति को दंडित कर दो। तो ऐसे में जेस मिल कहेंगे कि भाई उसकी क्या गलती थी, उसे क्यों पनिश कर रहे हो, आप वॉयलेंस को रोकिए, आप उसे क्यों पनिश कर रहे हो, आप उसके विचारों को क्यों दबा रहे हो। क्योंकि अक्सर ये समझाता है कि जो बहुमत लोग हैं वो जो विचार आगे रख रहे हैं वही सही है। वहीं दूसरी ओर जेस मिल कहते हैं अगर कोई एक व्यक्ति भी आपसे अलग होकर चल रहा है तो आप उसको रोकिए मत, आप उसको टोकिए मत, आप उसको बंद मत कीजिए, आप उसकी स्वतंत्रता का सम्मान कीजिए, जो बोलना चाह रहे उसको बोलने दीजिए। क्या पता, ठीक है मान लेते अगर वो गलत भी है तो तब भी उसके विचारों को आप रोकिए मत, क्योंकि अगर आप रोकोगे तो क्या होगा, आप किसी भी नए विचार को आने से रोक दोगे। ये कुछ ऐसा है जिस प्रकार से हम अथॉरिटेरियन या टोटलिटेरियन गवर्नमेंट के अंडर देखते हैं, जहां पर किसी भी नए विचार को आने से रोक दिया जाता है, सभी नए विचारों को गलत और रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है। अब जेसमिन यहाँ पर यही बात रखते हैं, बोलते हैं कि अगर आप सभी मानते हो कि हाँ ये सत्य है और जो ये अकेला व्यक्ति बोल रहा है झूठ है, ये फिर ये गलत है, ये न्याय संगत नहीं है, तो ऐसे में क्या कर रहे हो, आप अपने आप को रिजिड बना रहे हो। और रिजिड ऐसा कि अब कोई विचार आगे नहीं आएगा, और जब विचार कोई आगे नहीं आएगा तो आप लोग क्या हो जाओगे, ऑथोरिटेरियन, टोटलिटेरियन हो जाओगे, टायरेनिकल हो जाओगे। तो इसलिए वो कहते हैं कि अगर कोई एक व्यक्ति भी समाज से हटकर चल रहा है तो आप उसके विचारों को रोकोगे नहीं। तो इसलिए वो फ्रीडम ऑफ थॉट्स एंड एक्सप्रेशन की बात करते हैं, कहते हैं कि अगर कोई झूठा विचार भी है वो भी सोसाइटी को बेहतर बनने में मदद कर सकता है, कोई झूठी आलोचना भी है तब भी वो बेहतर बनने में मदद कर सकता है, जो हमारा सत्य है समाज का उसको रिफाइन, उसको और शुद्ध बनाने में मदद कर सकता है। किस प्रकार से, ओपन डिस्कशंस, आप संवाद कीजिए, डिस्कशंस कीजिए। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ अथॉरिटी, साइलेंसिंग डिसेंट्स एज्यूम एब्सोल्यूट सर्टेनिटी, वही बात है कि अगर आप चुप करा देते हो किसी एक व्यक्ति को तो ये क्या होगा, ये मानना होगा कि हाँ जो हमारे पास विचार है पहले से ही वही सत्य है, वही एब्सोल्यूट है, और जो कि खतरनाक है। खतरनाक क्यों है, क्योंकि अब कोई नया विचार नहीं आएगा और टायरनी आ सकती है। अब इंटेलेक्चुअल प्रोग्रेस, कहते हैं कि अगर आप एक ही विचार रहेगा तो डाइवर्सिटी से प्रोग्रेस कहाँ आएगी। डाइवर्सिटी लाने के लिए आपको विचारों को अलाउ करना होगा, कोई गलत भी बोल रहा है उसको बोलने दीजिए, विविधता आएगी विचारों में, तभी जाकर जो इंटेलेक्चुअल स्टेग्नेशन है वो नहीं होगा, जो तार्किकता है वो बाधित नहीं होगी, वो रुकेगी नहीं। जैसा कि हम जानते हैं जो पानी ठहरा हुआ होता है वो खराब होना शुरू हो जाता है, और जो बहता रहता है पानी नदियों के रूप में वो कभी खराब नहीं होता। तो इस रूप में जेएस मिल कहते हैं कि जो अगर आपकी जो तार्किक शक्तियां हैं, इंटेलेक्चुअलिटी है, वो अगर रुक जाएगी, नया विचार नहीं आएगा तो उसमें वो खराब हो सकती है। निरंतरता की जरूरत है इसमें। The peculiar evil of silencing the expression of an opinion is that it is robbing the human race. Tyranny of majority, social tyranny, public opinion can become oppressive as state law force conformity through social pressure. Danger to individuality, कहते हैं जो यूटिलिटेरियनिज्म के चलते जो उपयोगितावाद की बात की जा रही है, जो मेजोरिटेरियनिज्म की बात की जा रही है, उससे क्या हो रहा है, उससे
टायरनी ऑफ मेजोरिटी हो रही है, मतलब जो बहुसंख्या में लोग हैं जो वो कह रहे हैं बस वही सत्य है, क्या पता वही गलत हो, क्या पता कुछ लोग जो बुद्धिजीवी हैं वही सही हो और आप उन्हीं को नकार रहे हो। तो ऐसे में ऐसी सिचुएशन को क्या कहते हैं, वो टायरनी ऑफ मेजोरिटी कहते हैं। और कहते हैं ये खतरा है व्यक्तित्व के लिए, किसी एक व्यक्ति के लिए खतरा है। सोशल नॉर्म्स जो हैं वो सप्रेस कर सकते हैं डाइवर्स लाइफस्टाइल को, और जो नई नई इनोवेशन आ रही है उसको रोक सकते हैं। क्योंकि देखिए नया समाज में नया जब होता है तो वो सबके लिए अलग होता है, कई बार उसे एक्सेप्टेंस नहीं मिलती। तो अगर आप एक्सेप्टेंस नहीं दोगे तो नया कहाँ से आएगा समाज में, तो एक्सेप्टेंस देनी चाहिए आपको। सोल्यूशन क्या बोलते हैं कि आप सभी को कल्चरल टॉलरेट होना चाहिए, टॉलरेंस होना चाहिए आपको। जो माइनॉरिटी लोग हैं, माइनॉरिटी में जो लोग हैं उनके विचारों को भी सम्मान देना चाहिए। आगे हम जेएस मिल के रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के बारे में विचारों को जान लेते हैं। जेएस मिल कहते हैं कि डेमोक्रेसी सबसे बेहतर है, और डेमोक्रेसी में भी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी सबसे बेहतर है। सबसे बेहतर क्यों है? सबसे बेहतर इसलिए है क्योंकि कुछ लोग सभी लोगों का प्रतिनिधित्व रिप्रेजेंटेशन कर पाते हैं। अब सभी लोगों का रिप्रेजेंटेशन होगा तो क्या होगा, सभी के विचारों को आगे रखा जाएगा। ठीक है, ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसके विचारों को आगे नहीं रखा जाए, क्योंकि वे सभी लोग जो है मतदान कर रहे हैं, वो इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं और वोट कर रहे हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को। जब वो इलेक्ट करेंगे तो जो इलेक्टेड लोग होंगे, जो कि बुद्धिजीवी होंगे, वो इनके प्रति उत्तरदायी होंगे, अकाउंटेबल होंगे, आंसरेबल होंगे। तो ऐसे में कोई भी गलत काम नहीं करेंगे, सारा काम जो होगा वो जनता के हित के लिए ही होगा। तो इसलिए वो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं। कहते हैं यहाँ पर सभी लोग जब मिलकर डिस्कशंस करेंगे पार्लियामेंट में या फिर ओपन डिस्कशंस होगी तो उससे क्या होगा, बेहतर कानून निकल कर आएंगे, लोगों की इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट निखरेगी। तो इस प्रकार की बातें जेएस मिल करते हैं। आइए आगे जान लेते हैं कौन कौन से पॉइंट इंक्लूडेड हैं इनके रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में। तो सबसे पहले कहते हैं कि डेमोक्रेसी सबसे बेहतर है जहाँ पर कलेक्टिव विजडम मतलब सभी लोग मिलकर फैसला ले रहे हैं और अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट कर रहे हैं। अभी रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट किए कुछ बुद्धिजीवी पूरे देश में इलेक्ट होकर आ गए, जो कि डिस्कशंस कर कर अच्छे अच्छे कानून बनाएंगे। अब ये सभी लोग क्या होंगे, ये इनका जवाबदेही होगा, अकाउंटेबल होंगे लोगों के प्रति, लोगों को राजनीतिक शिक्षा मिलेगी। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन एज मोरल एजुकेशन, एंगेजमेंट इन पब्लिक लाइफ, बिल्डिंग वर्च्यूज एंड पब्लिक स्पिरिटेडनेस। अब जो लोग होंगे जो इलेक्टेड होकर जाएंगे, उसमें उन लोगों में जनता के प्रति क्या होगा, जवाबदेही होगी। आगे वो बात करते हैं प्लूरल वोटिंग टू बैलेंस कॉम्पिटेंस एंड इक्वलिटी। अब जैसे आज हम देखते हैं कि सभी के पास क्या इक्वल वोट है, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, छोटा हो, बड़ा हो, बुद्धिमान हो, मूर्ख हो, सबके पास इक्वल वोटिंग राइट है। लेकिन जेएस मिल क्या कहते हैं, वो प्लूरल वोटिंग की बात करते हैं। वो कहते हैं कि जो बुद्धिजीवी हैं उनको अधिक वोट करने का अधिकार होना चाहिए। जैसे आज हम क्या कहते हैं, वन मैन वन वोट। लेकिन जेएस मिल क्या कहते हैं, कहते जो एजुकेटेड हैं, जो समझदार लोग हैं, उनको उनकी एजुकेशन के आधार पर वोटिंग राइट मिलने चाहिए। जैसे अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो आपको 2 वोटिंग राइट है, आपने पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर डॉक्टरेट कर रखी है तो आपको 4 एजुकेशन के वोटिंग के राइट हैं। मतलब आपका जो वोटिंग होगा, आप जब एक बार वोट करोगे तो 4 वोट गिना जाएगा, 2 वोट गिना जाएगा। वहीं जो आम जनता होगी उसके लिए, सबके लिए 1 वोट होगा। तो ऐसा वो क्यों कहते हैं, वो ऐसा इसलिए कहते हैं कि जो बुद्धिजीवी लोग होते हैं अक्सर कम होते हैं, और ऐसे में जो मूर्ख या फिर सामान्य जो दूरदृष्टि नहीं रखते वो काफ़ी अधिक मात्रा में लोग होते हैं। और ऐसे में अगर ये सभी मिलकर कुछ ऐसे लोगों को चुनते हैं, जिन लोगों को चुनेंगे वो स्वाभाविक सी बात है कुछ ज़्यादा अधिक बुद्धिमान नहीं होंगे, तो ऐसे में क्या होगा, टायरनी ऑफ मेजोरिटी हो सकती है। तो इसलिए वो कहते हैं जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनको ज़्यादा वोटिंग राइट देने चाहिए, जिससे क्या होगा, इनके कंपेयर में, पुअर लोग कंपेयर में इनकी जो वोटिंग है वो इक्वल हो जाएंगी, वो बैलेंस हो जाएगी, और टायरनी ऑफ मेजोरिटी जैसी स्थिति नहीं वो निकल कर आएगी। तो इसलिए वो क्या कहते हैं, प्लूरल वोटिंग राइट्स की बात करते हैं। गिव मोर वोट टू एजुकेटेड टू प्रमोट डेमोक्रेसी फ्रॉम इग्नोरेंस। नेक्स्ट, सेफ गार्ड अगेंस्ट मेजोरिटी टायरनी।
प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड लोकल सेल्फ रूल, प्रोटेक्ट इंडिविजुअल लिबर्टी। कहते हैं जो हमारा स्पीच एंड एक्सप्रेशन होगा, हमें हमारे अपने विचार रखने का अधिकार होगा। डेमोक्रेसी तब जब होगी तो क्या होगा, मेजोरिटी की टायरनी नहीं होगी। जो अधिकतर लोग हैं क्या आप तब मूर्ख हो, तो उनका राज, उनका निरंकुश राज नहीं होगा। डेमोक्रेसी एज अ फोर्स फॉर प्रोग्रेस। अब ये कहते हैं कि डेमोक्रेसी में क्या होगा, सभी लोग लगातार चिंतन करते रहेंगे, डिबेट में, वाद विवाद में भागीदारी लेंगे, और इससे क्या होगा, इससे समाज और बेहतर बनता चला जाएगा। तो ये हमने उनके डेमोक्रेसी के रिगार्डिंग व्यूज को देख लिया है, और अब हम जानेंगे इनके वुमेन्स के रिगार्डिंग इनके क्या व्यू थे। देखिए जो विचार इनके मुख्य रूप से महिलाओं के लिए डेवलप होते हैं, इतनी अच्छी अच्छी बातें करते हैं इस ऐसे समय में जहाँ पर महिलाओं की कोई बात हो ही नहीं रही है। महिलाओं को केवल पुरुषों के आनंद का विषय समझा जा रहा है। महिलाओं को एक कर्तव्य, जो कर्तव्य है वो पुरुषों के अधीन रहने में ही है। उनका कोई जीवन का अलग से अर्थ नहीं है, वो कोई कार्य नहीं कर सकती, उनको राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं है। तो ऐसे में जेएस मिल आगे आते हैं। तो क्यों आगे आते हैं, तो इन सभी विचारों पर हमें प्रभाव देखने को मिलता है इनकी वाइफ का, टेलर का, जो कि खुद एक फेमिनिस्ट थी उस समय। मैरी वुllstonecraft से काफ़ी प्रभावित थी, एक्टिविस्ट भी थी, सोशल एक्टिविस्ट। तो इसलिए काफ़ी प्रभावित हो जाता है इसलिए इनका चिंतन जेएस मिल का, जहाँ पर वो बातें करने लगते हैं कि महिलाएं जो हैं उनमें तार्किक शक्ति पुरुषों के बराबर ही होती है, उनको वोटिंग राइट भी पुरुषों के बराबर ही होना चाहिए, उनको कार्य करने की भी अनुमति दे देनी चाहिए, उनको शिक्षा प्राप्त करने की भी अनुमति दे देनी चाहिए। वो कहते हैं जो सारा इन्फीरियोरिटी बना रखी है, हीनता बना रखी है हमने महिलाओं के रिगार्डिंग, वो सारी समाज निर्मित है, वो सारी हमने खुद से बनाई है, वो प्रकृति जनित नहीं है। प्रकृति ने महिलाओं को हीन नहीं बनाया है, निचला नहीं बनाया है, वो तो समाज ने ऐसा बना दिया है उनको, समाज की वजह से ऐसा हो रहा है। और वो क्यों हो रहा है, क्योंकि महिलाओं को शिक्षा नहीं मिल पा रही है। राज्यों को क्या करना चाहिए, महिलाओं को भी पुरुषों के समान शिक्षा देनी चाहिए, तभी जाकर इनका जो तार्किक स्तर पर इंटेलेक्चुअल लेवल बराबर होगा और ये भी समाज में कंट्रीब्यूट कर पाएंगी। एमपी बनकर जब ये बातें ये पार्लियामेंट में कहते हैं तो सभी लोगों ने काफ़ी हंसी उड़ाई उनकी। जब तक ये जीवित रहे किसी ने इनकी बात नहीं मानी, लेकिन जैसे समय बीतता चला गया तो लोगों को समझ में आता चला गया, और उनकी रचनाओं ने, सब्जुगेशन ऑफ वुमेन, ये सारी रचनाएं जो थी इनकी, उन्होंने आने वाली फेमिनिस्ट मूवमेंट्स को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित किया। तो आइए देख लेते हैं कि करके क्या कहते हैं वो। तो सबसे पहले इनकी बुक है सब्जुगेशन ऑफ वुमेन, सब्जुगेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन, 1869 में लिखते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या कहते हैं, इस बुक में जेंडर इक्वलिटी की बात करते हैं वो, और जेंडर इनइक्वालिटी को एड्रेस करने की बात करते हैं। और ये भी कहते हैं कि देखिए आपने लीगली, कानूनी स्तर पर महिलाओं को समान अधिकार नहीं दिए हैं, इसकी वजह से क्या हो रहा है, वो शादी के अंदर भी घरेलू रूप से भी वो एक दास के रूप में रहती है, क्योंकि उनके अधिकारों की बात करने वाला कोई नहीं है। जिस दिशा में पुरुष लेकर जा रहा है उस दिशा में वो जाती जा रही है, उनके कर्तव्य केवल पुरुषों के अधीन रहने में ही है। तो मैरिज को स्लेवरी के रूप में बताते हैं। इक्वालिटी एज प्रोग्रेस, कहते हैं कि जो वास्तविक स्वतंत्रता है वो किस में है, वो जेंडर इक्वालिटी में है, पुरुष और महिलाओं के स्वतंत्रता, पुरुष और महिलाओं के समानता में है वास्तविक स्वतंत्रता। और अब यूटिलिटेरियन व्यू भी आगे रखते हैं, कहते हैं कि आप लोग क्या कर रहे हो, पूरी आधी पॉपुलेशन जो कि महिला है उसको शिक्षा से वंचित रख रहे हो, उसे घर में बांध कर रख रहे हो, जिससे क्या हो रहा है, वो समाज में अपना कंट्रीब्यूशन नहीं दे पा रही है। तो ये उपयोगिता की दृष्टि से हम क्या कर रहे हैं, आधी अपनी पॉपुलेशन को, आधा अपना जो टैलेंट है जो महिलाओं के रूप में उसको व्यर्थ जाने दे रहे हैं। आगे वो इक्वालिटी और जेंडर जस्टिस की बात करते हैं, जहाँ पर वो वुमेन्स के बारे में कहते हैं जो इन्फीरियर स्टेटस है वुमेन का, वो प्राकृतिक नहीं है, वो समाज जनित है, वो सोशल कंडीशनिंग है। और जस्टिस के बारे में कहते हैं, जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करने की बात करते हैं। कहते हैं कि महिलाओं को भी समान अवसर मिलने चाहिए, किसके रिगार्डिंग, एजुकेशन के रिगार्डिंग, जॉब के रिगार्डिंग और पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के रिगार्डिंग। इसलिए वो कहते हैं द ओनली थिंग विच इम्पेयर्स वुमेन मेंटल कैपेसिटी इज द रिफ्यूजल टू कल्टिवेट देम। एकमात्र चीज
जो महिलाओं की मानसिक क्षमताओं को कम कर देती है या फिर कम रखती है, वो क्या है, उनको शिक्षा प्राप्त करने ना देना। शिक्षा नहीं दोगे तो फिर वो आगे क्या कैसे बढ़ पाएंगी, मानसिक विकास कैसे होगा उनका। तो शिक्षा पर काफी बल देते हैं जेएस मिल। आगे वो वुमेन्स के वोटिंग राइट्स की बात करते हैं और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, वोटिंग राइट्स कहते हैं वुमेन सफरेज 1867 में प्रपोज करते हैं वुमेन सफरेज एक्ट, जहाँ पर बिल्कुल फेल कर दिया जाता है उस एक्ट को, कहा जाता है कि बिल्कुल बेकार एक्ट है और उसको मानना नहीं जाना चाहिए। हालांकि फिर बाद में काफ़ी एक चिंगारी के रूप में उभर कर सामने आता है, जहाँ पर फिर आने वाली जो सफरेज मूवमेंट्स थी, चाहे वो अमेरिका में होती है, इंग्लैंड में होती है, सभी को प्रभावित करता है। वॉइस इन लॉ मेकिंग विदाउट पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन वुमेन इंटरेस्ट वुड बी ऑलवेज बी नेग्लेक्टेड। और वो कहते हैं कि अगर आप महिलाओं को शिक्षित नहीं करोगे, महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन नहीं दोगे, तो पुरुषों को क्या पता कि महिलाओं को क्या समस्या आ रही है, महिलाओं के इंटरेस्ट को क्यों एड्रेस नहीं किया जा रहा। अब महिलाएं अगर पार्लियामेंट में आकर बैठेगी तो महिलाओं की बातें करेगी, महिलाओं की शिक्षा की, महिलाओं के कार्यों की, महिलाओं के व्यवसायों की बात करेगी, तो ऐसे क्या होगा, महिलाएं आगे बढ़ेंगी। तो इसलिए वो महिलाओं के रिप्रेजेंटेशन की बातें करते हैं। मोरल प्रोग्रेस अ जस्ट सोसाइटी रिक्वायर्स द इंक्लूजन ऑफ ऑल वॉइसेस इन पॉलिटिक्स। कहते हैं एक न्यायपूर्ण समाज में क्या होना चाहिए, सभी लोग हैं, उन सभी की आवाज़ों को सुना जाना चाहिए। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, महिलाओं को वंचित रख रहे हैं, तो आधी आवाज़ों को तो हम दबा ही दे रहे हैं। इस प्रकार की बातें जेएस मिल करते पाते हैं। सोशल रिफॉर्म एंड सिविलाइजेशन प्रोग्रेस, वह कहते हैं कि सभ्यता, समाज का विकास महिलाओं की प्रगति पर निर्भर करता है। अगर आप ये सोचते हो कि महिलाओं के विकास के बिना आप समाज का विकास कर लोगे, तो ऐसा नहीं होगा। जैसे वो कहते भी हैं, स्टेटस ऑफ वुमेन एज मेजर्ड ऑफ सिविलाइजेशन, बिलीव्ड अ सोसाइटी डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन फ्रीडम ऑफ इट्स वुमेन। जिस समाज में महिलाओं को स्वतंत्रता होगी, उतना ही वो समाज उन्नति की तरफ जाएगा। वुमेन फ्लोरिश, ट्रू प्रोग्रेस रिक्वायर्स द फ्री डेवलपमेंट ऑफ ऑल इंडिविजुअल रिगार्डलेस ऑफ जेंडर। अगर वास्तविक रूप में हमें स्वतंत्रता चाहिए और उन्नति विकास चाहिए, तो हमें सभी इंडिविजुअल को, सभी व्यक्तियों को, चाहे महिलाओं चाहे पुरुषों, सबको स्वतंत्रता देनी होगी। तो इस प्रकार की बातें जेएस मिल कहते हैं। और इस प्रकार से हमने जेएस मिल की पूरी फिलोसफी को, उनके उपयोगितावाद, महिलाओं संबंधित और स्वतंत्रता संबंधित जो विचार है उनको जाना। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इनकी बुक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो आशा करता हूँ आपको ये लेक्चर काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा आपके लिए। ये हमारा यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस का कोर्स है, जिसको आप ऐप पर जाकर देख सकते हैं। लर्न हिस्ट्री बाय चौहान सर, प्ले स्टोर पर आप ऐप डाउनलोड कीजिए, जहाँ पर ये प्लेलिस्ट अभी फ्री में है, ओपन है, लॉक नहीं है। तो आप इसको जाकर देखिए और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाइए। तो आशा करता हूँ आपको ये क्लास काफ़ी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अगले विचारक के साथ। धन्यवाद।